एमपीपीएससी में एक लंबी जर्नी रही, लेकिन जब सिलेक्शन हुआ तो लगातार 2 एमपीपीएससी एग्जाम्स में उनका सिलेक्शन हुआ। परंतु जब 19 में मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाई। उसके उपरांत वर्ष 2020, 21, 22, 23, 24 और इन सब के मैंने इंटरव्यू दिए हैं और वर्ष 2019 से लेकर 2025 तक मेरे सारे प्री क्वालिफाई हुए हैं। जी सर, वर्ष 2024 का जब रिजल्ट आया तो उस दौरान मुझे सीटीआई का जो पद है वो प्राप्त हुआ था। चूंकि ये पीएससी की काफी अच्छी पोस्ट है, सबको ये समझ में आ रहा था कि पीएससी क्वालिफाई हो गई है, बहुत अच्छा नाम हो गया है, हर जगह पेपर में नाम आ रहा है, बहुत बड़ा नाम कर दिया है इसने। पर क्या करेगी इसको। परंतु जब 2024 का 23 का रिजल्ट आया और मुझे जनपद सीईओ का प्राप्त हुआ कि तुम तो नायब तहसीलदार बने, वो बहुत अच्छा होता है। काफी ज्यादा खुशी, उस समय खुशी के एक आंसू थे कि हाँ फाइनली कुछ हो गया, क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक थी। अच्छा नहीं, ठीक ठाक तो होगी तभी आप सिलेक्टेड है। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज जिस सिलेक्टेड कैंडिडेट से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, उनकी एमपीपीएससी की जर्नी काफी लंबी रही, लेकिन जब सिलेक्शन हुआ तो लगातार 2 पीएससी में हुआ। शिवानी, आपका स्वागत है राम अकेडमी परिवार में। जी सर, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपकी जर्नी के बारे में बात कर रहा था, तो एक बार आप अपने मुंह से अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं? जी सर, मेरी जो जर्नी है वो वर्ष 2018 से ही प्रारंभ हो गई थी, जब मैंने अपना प्रारंभिक परीक्षा का पहला एग्जाम दिया था। उसके उपरांत मेरा प्री तो क्वालिफाई नहीं हो पाया, परंतु जब 19 में मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाई। उसके उपरांत वर्ष 2020, 21, 22, 23, 24 और इन सब के मैंने इंटरव्यू दिए हैं और वर्ष 2019 से लेकर 2025 तक मेरे सारे प्री क्वालिफाई हुए हैं और 23-24 में मुझे एमपीपीएससी के अच्छा पद प्राप्त हुआ है। जी। अच्छा, एक और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुन रहा था कि जब आप 2024 में निकले, क्योंकि 2024 का रिजल्ट पहले आया था और उसमें आपकी पोस्ट जो थी वो सीटीआई थी, तो जब आपके घर में चर्चा हो रही थी तो उनको यही नहीं समझ आया, ये तो समझ आ गया कि बच्ची सिलेक्ट हो गई है, मामा जी वगैरह का कहना था, बट हमको ये नहीं समझ आ रहा कि बच्ची सिलेक्ट कहाँ हुई है, ऐसा कुछ क्या था वो किस्सा? जी सर, वर्ष 2024 का जब रिजल्ट आया तो उस दौरान मुझे सीटीआई का जो पद है वो प्राप्त हुआ था। चूंकि ये पीएससी की काफी अच्छी पोस्ट है, परंतु मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, जहाँ पे ज्यादातर मेरे जो परिवारजन है, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो किसान हैं। तो चूंकि इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा रहती हैं, व्यापारियों से ज्यादा संबंध रहते हैं, तो इस वजह से उनको पोस्ट की जानकारी नहीं थी कि ये पोस्ट क्या होती है, इस पे क्या काम करना रहता है। तो सबको ये समझ में आ रहा था कि पीएससी हो गई है, पीएससी क्वालिफाई हो गई है, बहुत अच्छा नाम हो गया है, हर जगह पेपर में नाम आ रहा है, बहुत बड़ा नाम कर दिया है इसने। पर क्या करेगी इस पोस्ट पे, वो समझ नहीं आ रहा था। मुझे इस पे बताना पड़ता था कि मेरा ये काम रहेगा, ऐसा काम करूंगी मैं। परंतु जब 2023 का रिजल्ट आया और मुझे जनपद सीईओ का पद प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत ही है, सबने वही देखी, सचिव देखे हैं और जो है जनपद सीईओ काफी ज्यादा हमारे यहाँ गांव वगैरह में आते रहते हैं सर्वे के लिए, कितना प्रोजेक्ट पे काम हुआ नहीं हुआ वो सब सर्वे के लिए आते हैं, तो ग्रामीण लोग हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा पद है। और जब मैंने पीएससी की तैयारी शुरू की तो सब मुझसे यही कहते थे कि तुम तो नायब तहसीलदार बने, वो बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट जब हम तैयारी शुरू करते हैं एज एस्पिरेंट्स, तो हमको ये लगता है कि पीएससी में मुख्यतः 4-5 पोस्ट होते हैं, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और नायब तहसीलदार। हाँ, बीच के पोस्ट तो हमको भी कम पता होते हैं एक एस्पिरेंट के तौर पे। जी सर, उसका जब जानकारी, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब सारी पोस्ट के बारे में पढ़ के जाते कि अरे, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस भी भरने रहती है, तो ये जो जनपद सीईओ की पोस्ट थी ये मेरी 3rd प्रेफरेंस में मैंने भरी थी। अच्छा, गुड। आपका डीएसपी भी वेटिंग था? जी सर, दोनों ही बार। अच्छा, एक चीज है, लेकिन घर वाले मतलब दूसरी बार में ज्यादा खुश हुए। अच्छा, घर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपका 2024 का रिजल्ट पहले आया, फिर 23 का बाद में आया, 23 में 24 में आपका सीटीआई था, 23 में आपका जनपद सीईओ था, आप किस में ज्यादा खुश थे? सर, चूंकि काफी ज्यादा लंबी जर्नी रही है मेरी, तो वर्ष 2024 का जब रिजल्ट आया तो मैं काफी लंबे अरसे से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि किसी लिस्ट में तो कम से कम मेरा एक नाम तो मैं डिजर्व करती ही हूँ। तो जब वो लिस्ट में नाम देखा मैंने तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, साथ ही मेरे परिवार वालों को भी काफी ज्यादा खुशी। उस समय खुशी के एक आंसू थे कि हाँ फाइनली कुछ हो गया है, सिलेक्शन हो गया है। पर जब 23 का रिजल्ट आया तो खुशी उतनी ही थी कि अच्छा पद प्राप्त हुआ है, पर जो पहले सिलेक्शन की खुशी रहती है वो तो मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकती। ये सही बात है, मतलब पहली बार जो हुआ वो तो अनोखा है। जी सर। अच्छा, एक और चीज, चूंकि आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो और ग्रामीण परिवेश से आने के बाद शहर में आना और एमपीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करना,
तो इस बीच ये स्ट्रगल नहीं होता था, या आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते होगे? जी सर, मैंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो ग्राम से ही प्राप्त की है। गांव में कहाँ से की? सरस्वती शिशु मंदिर। अच्छा, सरस्वती शिशु मंदिर गांव से आप पढ़े? जी सर। कब तक पढ़े आप? 6th क्लास 6th क्लास तक। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय बुहानी नरसिंहपुर से मैंने जो अपनी 12वीं तक की पढ़ाई है वो पूर्ण की है, और जो मुझे सिविल सर्विसेज की मुख्यतः जानकारी है वो वहीं से ही मुझे प्राप्त हुई है। उसके बाद चूंकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक थी। अच्छा नहीं, ठीक ठाक तो होगी तभी आप सिलेक्टेड है। सर मतलब परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा नहीं बनते थे, हालांकि टॉप 10 में तो आ ही जाती थी, इतना था। तो मतलब ये कह सकते हैं यदि आप टॉपर नहीं है तब भी सिलेक्ट हो सकते हैं। मेरे एवरेज ही नंबर रहते थे 70-75, बस इतने ही। ऐसे काफी ज्यादा ऐसे 90-80% तो कभी बने ही नहीं। अच्छा अच्छा। तो फिर वही था कि आगे जाके कॉलेज में क्योंकि अच्छा पढ़ती थी तो घर वालों ने सोचा जबलपुर में ही इसकी पढ़ाई करवाते हैं। और वहीं से स्कूल से ही माइंड में था कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है या पुलिस में जाना है, ऐसा ड्रीम था मेरा पहले से ही। तो वहां से उसके बाद चूंकि मैं जबलपुर में थी तो यहाँ पे काफी अच्छा एनवायरनमेंट भी मुझे मिला, कोचिंग संस्थान भी काफी अच्छे थे। तो इस वजह से मैंने जो अपनी जर्नी है वो कहीं और जाने की बजाय जबलपुर से ही पूर्ण की। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग है, मुझे जितना पता है शायद जवाहर नवोदय विद्यालय में हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं, और मुझे जितना पता है कि आपने जो मेंस लिखे हैं वो हिंदी मीडियम से लिखे हैं। तो मेरे में बातें करते करते मेरे दिमाग में अब 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला प्रश्न ये कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया, दूसरा ये डिसीजन लिया तो मैनेज कैसे किया, क्योंकि भाषा चेंज करना एक बड़ा डिसीजन है। एंड तीसरा, चूंकि आपने बताया आपकी जर्नी लंबी है, तो आपको कभी ये रिग्रेट नहीं हुआ कि यार ये डिसीजन गलत है, इस वजह से शायद जर्नी लंबी है? जी सर। सर जब मैं कॉलेज में थी और उसके उपरांत मैंने सोचा कि मैं पीएससी की ही तैयारी आगे रखूंगी। तो मैं सबसे पहले बुक स्टोर पे गई। मैंने उनसे बोला कि आप मुझे एमपीपीएससी की बुक्स दे दीजिए। अच्छा, मतलब मुझे जो ऐसा बुक स्टोर वाले भैया हैं उनसे बोल दिया कि बुक दे दीजिए, कौन कौन सी आती है। उन्होंने सारी हिंदी मीडियम की जो बुक्स थी जो उस समय ज्यादा प्रचलित थी उनने मेरे सामने ला के रख दी, और मैंने बोला कि भैया इंग्लिश मीडियम की बुक्स तो कहते हैं, एमपीपीएससी की बुक्स तो इंग्लिश में आती ही नहीं है। और उस समय हालांकि उस समय उतना प्रचलन में तो नहीं थी। तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि 1-2 बुक्स में तब लेके आ गई हिंदी की। फिर मैंने थोड़ी वेबसाइट वगैरह पे जानकारी देखी, तो उसमें था कि 5th और 6th पेपर जो है वो हिंदी का ही रहता है, निबंध और हिंदी का। तो मुझे लगा कि हिंदी का काफी ज्यादा वेटेज है, तो क्यों ना मैं हिंदी से ही ट्राई कर लेती हूँ। तो वहां से मुझे हिंदी में आने का, स्विच करने का लगा कि हिंदी माध्यम अपना मेंस परीक्षा के लिए अपना लेती हूँ। और फिर इसके दौरान मुझे काफी ज्यादा समस्याएं आई, क्योंकि पढ़ने में भी थोड़ी बहुत समस्या आती थी और उससे ज्यादा लिखने में। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ कि इंग्लिश मीडियम के छात्र को हिंदी में वर्ड्स लिखना थोड़ा जटिल तो होता है। जी सर। इतना आसान नहीं है। पर ऐसा होता था कि जब मैं पढ़ती थी तो लिखती भी थी साथ में, चाहे कुछ फैक्ट लिख रही हो कुछ साथ में लिखती जाती, लिखने की प्रैक्टिस होती रहे। और पर जैसे कि आप बोल रहे हो रिग्रेट की, तो वो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि काफी हिंदी में भी वो काफी अच्छा कर रही थी। मैंने बस अपना जो पहला मेंस है जो मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ था 2019 का, उसके बाद मैंने लगातार मेंस क्वालिफाई किया। तो इसका मतलब ये था कि मेंस मेरा ठीक ठाक है, लिख ठीक ठाक लेती हूँ, इसी वजह से ही हो पा रहा है सिलेक्शन। तो मुझे ऐसा हिंदी को लेके कभी रिग्रेट नहीं। अच्छा, मैं रिग्रेट वाला क्वेश्चन भी क्यों पूछा, उसका एक रीजन था कि बहुत सारे विद्यार्थियों से, या मैंने सुना है कि इंग्लिश मीडियम में एक एक्स्ट्रा एज मिलती है। आपको क्या लगता है, ऐसा सच में मिलती है या जस्ट बातें हैं? सर मुझे लगता है कि भाषा माध्यम है सिर्फ, ये आपको किसी तरीके से रोकती नहीं है। आप किसी भी माध्यम में हो, अपनी चीजें बहुत अच्छे से यदि आपको प्रेजेंट करना आता है, तो चाहे आप हिंदी माध्यम के हो या इंग्लिश माध्यम के हो, आप अच्छे से अपनी आप जो पढ़ के आए हो वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। और आप रिजल्ट भी देखते हो कि अमूमन हमारे एमपीपीएससी में हिंदी मीडियम के बच्चों का काफी अच्छा सिलेक्शन होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि भाषा एक बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। अच्छा, बट आपका कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट अच्छे हो तो कोई भी भाषा चलेगी। जी, अब कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है तो भाषा क्या करेगी? वही। अच्छा, एक और जो अभी आप बता रहे थे कि आपके लगातार प्री निकले, और जितना मुझे भी पता है कि आपके प्री निकले बाउंड्री पे नहीं निकले हैं, कि मतलब प्री दे के आए फिर सोच रहे हैं कि प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आपके हर बार प्री में लगभग 80 के ऊपर ही स्कोर रहता था, मतलब आपको पता होता था रिजल्ट के पहले कि प्री में तो सेफ जोन में है। तो ऐसे क्या आप स्ट्रेटजी अपना रहे थे कि प्री हमेशा निकल रहा था? सर जब मैंने अपना पहला प्री दिया
तो मेरा पहला प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया। मैं बाउंड्री तक तो पहुंची, अच्छा, पर क्वालिफाई नहीं हो पाया। उसका रीजन ये था कि मैंने जो OMR सीट थी उसके जो एक पेज में 6 जो क्वेश्चन आते थे हाँ, वो हाँ। मैंने उसके गोले गलत भर दिए थे। 6 क्वेश्चन के गोले गलत भर दिए थे। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये क्या गलती हो गई, ये तो होनी नहीं चाहिए जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर सच में, रहे हाँ, हो। हाँ। तो फिर जब मैंने 2019 के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो लगभग 3 महीने पहले से मैंने कम से कम 3 बार जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका रिवीजन और उसके साथ साथ OMR सीट भरना और ऑफलाइन जाके टेस्ट, ऑफलाइन जाके आप कोचिंग में दो और आके घर पे भी घर पे प्रैक्टिस करो। उनकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा की। और उसके अलावा चूंकि मेरा मेंस मैं लगातार दे रही थी, मेंस मेरे क्वालिफाई हो रहे थे, तो मेंस में और जो प्री का एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा समय का अंतर नहीं होता है, तो मेंस की काफी चीजें आपके दिमाग में रही आती हैं, तो वहीं से ही प्री मेरा काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया मेंस की वजह से। अच्छा, मतलब आप मेंस भी रेगुलर पढ़ रहे थे? जी जी सर। अच्छा, एक और बात याद आई, मैं भी अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ जो बच्चे मेरी कोचिंग में पढ़ते हैं कि आप जब OMR भर रहे हो तो कोचिंग में ऐसे नहीं किया है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, चूंकि ये तो टेस्ट है तो OMR को उतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन आपने ही बताया कि 2018 में रुकने का एक बहुत बड़ा रीजन OMR था। लेकिन हालांकि आपकी मेंस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही थी, इस चक्कर में मेंस भी लगातार निकल रहे थे। अच्छा शिवानी, एक क्वेश्चन है जो मेरे जहन में आ रहा है कि जैसे आपके मेंस तो लगातार निकल रहे हैं, आप इंटरव्यू कॉल भी आ रहा था, तो आप डेफिनेटली मेंस के बाद आप कुछ तो सोचते होंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने मेंस को इम्प्रोवाइज या इम्प्रूवमेंट कैसे किया कि मैं 2021 से 2022 का मेंस ज्यादा अच्छा दूंगी, तो वो कैसे करते थे आप? सर चूंकि जैसे कि हम पेपर देते हैं एग्जाम में, तो वहां पे हम देखते हैं कि एग्जाम की जो डिमांड है वो थोड़ी बदल गई है, हमको थोड़े नए वैरायटी के क्वेश्चन, मतलब हर बार एग्जाम की डिमांड थोड़ा थोड़ा तो बदल रही है, थोड़ा चेंज हो रही है। आप पेपर देखिए 2019 से लेके अभी तक के, थोड़ी बहुत डिमांड उनकी कहीं ना कहीं चेंज होती है। तो आपको वहीं से चीजें पकड़नी है। जैसे कि हमने 2021 का जब मेंस दिया तो हमने देखा कि वहां से आर्थिक सर्वेक्षण से सीधे क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, करंट अफेयर से सीधे लिंक करके क्वेश्चन थे, तो हमको वहां से लिंक मिली कि वहां की हमको आर्थिक सर्वेक्षण अपने कॉपी में अपडेट करना चाहिए। जो जैसे कि काफी सारी कोचिंग्स है, राम अकेडमी है, वो अपनी जो अपने ग्रुप्स रहते हैं वहां पे काफी ज्यादा करंट अफेयर की चीजें डालते हैं, तो उनको आप लिंक करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 2 मार्कर में या कहीं ना कहीं 7 मार्कर में जब आप आंसर लिखते हो, उनको अपडेट करते हो, तो कहीं ना कहीं आप आधा नंबर की या 1 नंबर की बाकी सबकी अपेक्षा तो ले ही लेते हो। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो यही है कि नई नई चीजें यदि कहीं कुछ मार्केट में आ रही हो तो उनसे अपडेट कीजिए। आपके आसपास जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है वहां पे कुछ नया हो रहा है तो वहां से अपने नोट्स अपडेट करते रहिए। आप एक नोट्स बना के सिर्फ नहीं रख सकते, जो समय के साथ उसमें अपडेशन होता है वो काफी ज्यादा जरूरी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 2020 का यदि मेंस दे रहे हैं तो उसकी नॉलेज से आप 2021 का मेंस नहीं दे सकते, आपको अपग्रेड तो करना पड़ेगा। अब आपके नोट्स में जो भी इम्प्रोवाइज है, जो भी इकोनॉमिक सर्वे है, करंट से क्वेश्चंस जोड़ने पड़ेंगे, राइट। मेरा एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि आप मेंस जब जैसे तैयार करते होंगे तो आप लिखते कितने घंटे थे, मतलब लिखने का कितना इंपॉर्टेंस है? सर मुझे लगता है काफी ज्यादा मेंस में, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं पर कई बार क्या होता है कि हमको प्रेजेंट करना नहीं आता, तो जब हम लिखते हैं तो हमको प्रेजेंटेबल जो चीज बनाती है वो लिखना ही बनाती है। आप भले ही थोड़ा लिखिए पर लिखिए। जैसे मैं करती थी कि कोचिंग में आके जैसे मुझे संडे को टेस्ट लिखना है तो बीच में मैं उसका यूनिट का टेस्ट, जैसे मुझे टेलीग्राम पे या कहीं भी अन्य माध्यम से पेपर मिल गया, वो मैंने लिख लिया। एक पेपर बीच में बुधवार को लिख के आती थी, एक सैटरडे को लिख के आती थी, संडे को आके ऑफलाइन देती थी, क्योंकि वो माहौल अलग रहता है ऑफलाइन टेस्ट का। वो वैसा ही माहौल रहता है जैसे हम फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। और उसके आने के बाद चूंकि संडे पूरा वेस्ट ही चला जाता टेस्ट लिखने के बाद, तो शाम को जाके फिर वही टेस्ट लिखती थी। अच्छा, मतलब आप ऐसा कर रहे हो कि मतलब संडे सुबह जो टेस्ट दिया है उसी को संडे शाम को भी लिखती थी। ऐसा क्यों? वो ऐसा कि यदि मुझसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेस्ट लिखा और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये मेरी कॉपी में ज्यादा अच्छा लिखा था पर मैं उतने अच्छे से नहीं लिख पाई, या ये मेरी कॉपी में दिया था पर मुझे वहां पे याद नहीं आया, तो उसको फिर से मुझे याद रहे, इस वजह से मैं उसी टेस्ट को कॉपी एक और ले जाती थी और जाके फिर से लिखती थी वहां घर पे। अच्छा, एक चीज है, चूंकि आप दोबारा लिखती थी तो जितने क्वेश्चंस हम यहाँ टेस्ट में लिखते हैं या घर पे प्रैक्टिस करते हैं उनसे मिले जुले क्वेश्चंस फंस जाते हैं क्या?
सर काफी ज्यादा फंस जाते हैं। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के वो प्रैक्टिस हो गई प्रैक्टिस है हो एक्चुअल जाती में है, लिखने पर की। आप एक बार यहाँ पे लिख के चले जाते हैं, आपके दिमाग में पूरी फॉर्मेटिंग रहती है कि आपको इंट्रो में क्या देना है, मेन बॉडी में क्या लिखना, निष्कर्ष में क्या देना, और वहीं पे जो क्वेश्चन आ जाता है तो आपको समय नहीं लगता है। समय नहीं लगता है, मतलब आपका हाँ। वो टाइम जो सोचने वाला टाइम है वो मिनिमाइज हो जाता है। है। अच्छा, एक और चीज, जब लिखते थे आप, जैसे चूंकि आपको पता है 2 कॉपियां मिल रही हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जी ठीक है सर। ना, तो आप कैसे टाइम अलोकेट करते थे? क्या आप दोनों को बराबर टाइम देते थे लिखते समय, या थोड़ा ऊपर नीचे करते थे? सर जैसे कि 3 घंटे का रहता है, हाँ। और 1.5 घंटे में मैं कोशिश करती थी कि एक जो है वो मेरा 1.5 घंटे में हो जाए। यदि कोई क्वेश्चन छूट भी रहा है मेरा, हाँ। तो मैं वो कॉपी अलग रख देती थी। अच्छा, मतलब यदि क्वेश्चन छूट रहा है तो चूंकि इसका टाइम हाँ। खत्म हो गया, इसको अलग कर दो। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि हमको ये 15 क्वेश्चन है, ये हमको 12 से 15 मिनट में करना है, क्योंकि फिर यदि थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे होता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन बनी रहती है कि अरे ये हमारा कहीं छूट ना जाए। इस वजह से यदि 1.5 घंटा हुआ तो मैं अपनी कॉपी अलग रख देती, भले ही उसमें 1 क्वेश्चन छूटा, 2 क्वेश्चन छूटा, जैसा भी हो दूसरा अपना करने लगती थी। अच्छा, मतलब वो है कि टाइम मैंने, और इसके लिए आप मतलब घर पे भी ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस करते थे क्या? जी सर, जब 3 घंटे का टेस्ट होता था तो मैं एकेडमी में भी ऐसा ही करती थी। अच्छा, तो वो प्रैक्टिस में बना हुआ था, तो वहां पे रहता था। इनफैक्ट सबको भी यही करना चाहिए कि भाई आप 1.5 घंटा हुआ, 1.5 घंटा बाद आप एक कॉपी रख दो, क्योंकि आपका उसका समय चला गया है। हाँ, और सर वो भी कि जब हम पेपर लिख रहे हैं वहां पे, हाँ हाँ तो आप किस चीज में अच्छे हो, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हाँ। हिस्ट्री हमारे यहाँ काफी ज्यादा टफ आती है। हाँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी टफ होते हैं। जी, तो फिर मैं करती थी ज्योग्राफी वाला जो पार्ट रहता था, पार्ट बी फर्स्ट पेपर का, मैं वो पहले करती थी, क्योंकि उसमें लगता है कि अच्छा इजी पूछ रहे हैं, तो थोड़े दिमाग में पॉजिटिविटी टाइप की बनी रहती है। यदि हम पहले हिस्ट्री का उठा लेते हैं, वैसे भी आधे से ज्यादा बनते नहीं है सही कह रहे हो। तो दिमाग में रहता है कि अरे ये बन नहीं रहा है आगे, पता नहीं, उसकी वजह से ज्योग्राफी का भी कहीं ना कहीं थोड़ा। अच्छा, एक बात मुझे ये लगी कि आप यदि पेपर उठा रहे हो तो वो उठाओ जिसमें आप स्ट्रांग हो, और इनफैक्ट मैं भी इस बात को मानता हूँ, उसको आप उठाओगे तो आप एटलीस्ट इनिशियल अच्छे से कर पाओगे, तो आपका एंड भी अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज और, मेरा चूंकि आपके प्री भी निकले, आपके मेंस भी निकले, देख तैयारी में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा बोलते हैं कि पहले प्री पढ़ लो फिर मेंस पढ़ लो, आप कितना एग्री करते हो इस बात से? मैं सर इसको बहुत गलत मानती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा गलत तरीका है कि पहले प्री पढ़ने का फिर मेंस पढ़ने का। मैं ऐसा मानती हूँ, जो कि ज्यादातर सिलेक्टेड लोग हैं वो भी ऐसा ही मानते हैं, कि मेंस जो है वो पूरे जो हमारी परीक्षा है उसकी एक नींव टाइप की है। हाँ। उससे आपका प्री भी स्ट्रांग होता है, आपका इंटरव्यू भी स्ट्रांग होता है। अच्छा, बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टाइप है। हाँ, तो वो आपको मेंस के ही माध्यम से मिलता है। यदि आप सोचें कि आप लूसेंट उठा लें और सारे फैक्ट्स याद कर लें, हाँ। तो वह संभव नहीं है जब तक आप नहीं समझ पाओगे कि भाई अकबर ने दीन-ए इलाही क्यों प्रारंभ किया, क्या रीजन थे उसके पहले, क्या वो आगे क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा था कि उसने एंड में आके ये स्टार्ट किया। आप सिर्फ प्री में देखोगे सिर्फ फैक्ट रहेगा ये, पर जब आप उसकी बेसिक जानकारी ले लोगे तो आपको समझ में आएगा यार इतने समय में उसने किया था, तो आपको क्वेश्चन टैकल करना ज्यादा इजी हो जाता है प्री में। तो मेंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप पहले मेंस पढ़िए, उसके बाद जब प्री आ रहा है तो 2-3 महीने पहले मेंस स्विच करके आप पूरा प्री में फोकस। तो मैं एक बात ये भी कह सकता हूँ कि शिवानी के मेंस स्ट्रांग था, इसलिए मेंस भी निकल रहे थे और उसको वो सपोर्ट कर रहा था प्री में। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज है, ये तो ठीक है, मुझे मतलब ये समझ में आता है कि हमारी 10 यूनिट है प्री में, बहुत सारी यूनिट हैं जो मेंस से मैच करती हैं, तो वो तैयार हो गई आपके मेंस के नॉलेज से, बट कुछ यूनिट ऐसी हैं जो मेंस में नहीं है, उनको कैसे करते थे फिर? उनको करती थी कि जब स्टार्ट करती थी पढ़ना प्री के लिए, सबसे पहले उन्हीं यूनिट्स को उठाती थी जो लिंक नहीं करती है। जैसे कि करंट अफेयर हो गया, जनजातियों का एक काफी ज्यादा बड़ा पोर्शन आता है, बड़ा और बोरिंग भी कह सकते हैं थोड़ा सा, भारतीय ज्ञान परंपरा का जो है उसमें, और इंडियन हिस्ट्री भी काफी ज्यादा बोरिंग टाइप की और टफ टाइप की जो है, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन आते 10 से 12 उससे, तो ऐसे वाली चीजों को पहले उठाती थी जो मेंस से लिंक नहीं करती है। फिर उसके बाद चूंकि आपका मेंस अच्छा है तो वो पोर्शन आपका मतलब 70-80% पोर्शन तो आपका तैयार है, बाकी पोर्शन आप पहले पिक कर लेते थे। बात करें, चूंकि आपका इंटरव्यू में भी एक्सपीरियंस रहा, आप इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन है मेन से जैसा ही, कि आपने इंटरव्यू में हर बार अपने आप को कैसे इम्प्रोवाइज किया कि चलो इस बार मेरा इंटरव्यू जो भी हुआ अगले बार इससे अच्छा देना है, तो क्या करा उसके लिए? सर उसके लिए पहला तो जब वहां पे हम इंटरव्यू देते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि उनकी डिमांड अलग रहती है। जैसे कि मैंने पहला इंटरव्यू दिया तो मुझे लगा कि मैं तो कुछ तैयार ही करके नहीं आई। अच्छा, हाँ।
तो वहां पे जाके मुझे पता चला कि हम जितना अपने इर्द गिर्द तैयारी करके जाते हैं वैसा नहीं रहता है। वहाँ वो वही पूछते हैं जो उनको पूछना रहता है, हम क्या तैयारी करके हाँ, इससे उनको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता था कि काफी ज्यादा सब्जेक्टिव चले जाता था, क्योंकि मेरा बीएससी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे वो केमिस्ट्री वगैरह से रहते थे और मैं वो तैयार करके नहीं जा पाती थी। अच्छा। कई बार तो ऐसा हुआ कि जैसे कि पैनल में 3 मेंबर्स हैं, तो उसमें से 2 सिर्फ मेरे से सब्जेक्ट को ही लेके पूछ रहे हैं और वो मेरा बहुत ज्यादा वीक है। अच्छा, ये भी है एक इंटरेस्टिंग बात, ये है कि जैसे आपका सब्जेक्ट यदि बीए है तो ठीक है, लेकिन बीएससी है और चूंकि लंबा समय हो जाता है तो डेफिनेटली आप भूल जाते हैं। तो आपने क्या किया फिर ऐसे समय में? सर उसके यही था कि पहले तो लूसेंट से जो बेसिक की आपको परिभाषाएं वगैरह आनी चाहिए, इसका मात्रक क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूलाज मैथ्स वगैरह के वो। और जैसे कि इंटरव्यू में उनकी डिमांड ऐसी रहती है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं वो, पर क्या होता है कि हमको बहुत लंबा समय हो जाता है तो बेसिक भी भूल जाते हैं। तो बेसिक भी भूल जाते हैं। उनका सिंपल क्वेश्चन ये रहता है, रेखा और रेखाखंड क्या होता है, इसको बना के बताइए। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है पर हम पढ़े नहीं रहते हैं, तो इसके लिए मैं करती थी चैट जीपीटी से डाला कि मैथ्स में 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक कितने सब्जेक्ट्स हैं, उसमें क्या क्या डेफिनेशंस हैं, वो सब मुझे बता दो, तो वो बता देता था और मैं वो याद करके चली जाती थी। मतलब आपने अपने आप को इम्प्रोवाइज तो किया, क्योंकि जब तैयारी की थी तो चैट जीपीटी नहीं था। आपने चैट जीपीटी का भी यूज किया। अच्छी बात है। अच्छा, वाकई मतलब एक क्वेश्चन ये भी है, यदि सोशल मीडिया का या चैट जीपीटी को, मैं सोशल मीडिया इंटरनेट को एक तरह से मान रहा हूँ, उसका कितना योगदान है आपकी सफलता में? सर मुझे तो लगता है काफी ज्यादा है, क्योंकि कुछ जैसे टॉपिक्स हैं वो हमको कुछ बुक्स में समझ में नहीं आ रहे हैं, यूट्यूब वीडियो से समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो मैं चैट जीपीटी से, क्योंकि वो बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में, और साथ ही क्या नई चीजें उसमें अपडेट हुई हैं वो ऐड ऑन करके आपको बता देता। जैसे मैंने 24 का मेंस दिया उस समय, क्योंकि नया सिलेबस आया, काफी कम समय हुआ था, बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से चीजें की जाएं। तो चैट जीपीटी बहुत ज्यादा योगदान दिया कि सिर्फ आप टॉपिक डाल दीजिए, आपको क्या क्या जानकारी चाहिए उसके बारे में पूरी सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, तो आपने काफी यूज किया? काफी ज्यादा यूज किया है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, चूंकि आप, मुझे आपके बारे में पता भी है कि आप चूंकि पीएससी का एग्जाम दे रहे थे, लंबा समय हो गया था, तो आपने अदर एग्जाम्स भी दिए? हाँ जी सर, काफी ज्यादा दिए। अच्छा, क्या क्या दिए? सर मैंने आरपीएफ एसआई का, अच्छा, और आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल दिया था, और उसके अलावा जो जेल पहरी होता है उसका भी मैंने फिजिकल दिया है। एक तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, दूसरे में मैं रह गई थी फिजिकल में ही। अच्छा, हाँ, उसके अलावा पटवारी भी दिया था। उसमें क्या, अच्छा, इनमें क्या पोजीशन थी? और सर पटवारी जब 2017 के टाइम पे दिया था तो काफी ज्यादा अच्छा था, पर इस बार क्योंकि मेरा 20 का इंटरव्यू कॉल आ गया था तो फिर मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी। अच्छा। महिला पर्यवेक्षक में भी अच्छा खासा स्कोर था, तो हो सकता है कि हो जाए, पर हुआ नहीं। अच्छा, अब लगता होगा कि भगवान ने अच्छा किया कि नहीं हुआ। अच्छा, जब डेफिनेटली मैं इस क्वेश्चन को बहुत सीरियस होकर भी पूछ रहा हूँ कि एक लंबी जर्नी में जब आपके सिलेक्शन नहीं आते तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, क्योंकि ये बहुत टफ फेस होता है। आज चूंकि हम बातें कर रहे हैं, हम खुश हैं क्योंकि आप सिलेक्ट हैं, यदि आप सिलेक्ट नहीं हैं तो वो जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए वो कैसे, एक कौन सा की इंस्टिंक्ट है कि हम जर्नी कंटिन्यू रख पाए? सर मेरी जर्नी में जो मुझे लगता है कि इंस्टिंक्ट वो थी मेरी फैमिली। अच्छा। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो वो लोग मुझे मोटिवेट करते थे कि अरे क्यों दिक्कत, क्या दिक्कत है, अभी तुम्हारा मेंस एक इंटरव्यू भी है, तुम्हारा मेंस भी है, अभी काफी कुछ है तुम्हारे हाथ में, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा ना प्री निकल रहा हो ना मेंस निकल रहा हो, कुछ तो है, कुछ है तुम्हारा, तभी तो तुम्हारा इंटरव्यू में जा रही हो, भले ही हो नहीं पा रहा है। तो उसी को इम्प्रूव करो, इंटरव्यू में और अच्छा करना। तो वो मुझे लगता है कि यही कि आपके अंदर ऐसी चीज होनी चाहिए, जैसे कि रिजल्ट आया आज और मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करती थी, पूरा रात रो लेती थी कि हाँ चलो ठीक है, सुबह उठ के अपनी बुक्स उठा ली और पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और जैसे कि आपका रहता है ना कि रोने का समय, तो मैं वो भी डिसाइड करके रखती थी कि नहाऊंगी तब रो लूंगी। अच्छा, मतलब ऐसा है कि कैलकुलेशन हमेशा चलती रहती थी कि एंड गोल को नहीं छोड़ना, वो दुख दर्द तो बयां करना ही है, वो कैसे करे, समय भी बर्बाद नहीं कर सकते, तो इसलिए ये जो समय रहता था मैं ऐसा कर लेती थी, खाना बनाते टाइम रो लूंगी ये सब करते समय। अच्छा, मैं अपने एक डिप्टी डायरेक्टर हैं, मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि वो सिविल सर्वेंट ही क्या जो रोया ना हो।
तो आप सहमत हैं इस बात से? सर बिल्कुल 100%। अच्छा, चाहे वो खुशी के आंसू जब सिलेक्शन आया तब भी आंसू आते हैं और नहीं होता है तब तो आते ही जी है। सर। शिवानी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब? सर जैसे कि अभी मेरा वर्ष 2025 का मेंस है, तो मैं उसी की ही तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो प्रॉपर? जी सर बिल्कुल पूरी पढ़ाई अच्छा। कर रही हूँ। हाँ हाँ। और ये है कि यदि मैं सर्विसेज में जब भी ज्वाइनिंग होती है और उसके दौरान भी मैं तैयारी करती रहूंगी, जब तक मुझे जो डिप्टी कलेक्टर का पद है वो प्राप्त नहीं हो जाता, तब अच्छा। तक मैं चाहती हूँ कि सिविल सर्विसेज की तैयारी जारी रखूं अपनी। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, हम भी आशा करते हैं और इनफैक्ट भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हम जब भी नेक्स्ट टाइम मिलें जी सर। तो आप एज अ डिप्टी कलेक्टर मिलें। जी सर। आपके फ्यूचर के लिए ढेरों शुभकामनाएं और आपके आए हुए रिजल्ट के लिए भी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट शिवानी। थैंक यू सर।